हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जो थर्ड सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का आपका पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप अपना यूनिक पेपर कोड जो है उसको मैच कर सकते हो। सब्जेक्ट की बात करें पॉलिटिकल साइंस में तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये सब्जेक्ट है आप सभी के लिए। और यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट की डिटेल्स देख सकते हो। बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस डीएससी का सब्जेक्ट है और ये राजनीतिक विज्ञान का आप सभी का रहने वाला है। बात करें सेमेस्टर की तो थर्ड सेमेस्टर है। यहाँ पर आपके लिए 3 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 3 घंटे का टाइम है। और मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 75 मार्क्स का आप सभी का पेपर है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है। ये इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए हिंदी में भी नीचे दी गई है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, टॉप पे सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना है। जैसा कि क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा तो यहाँ पर आप सभी का जो भी एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा आएगा, यहाँ पर आप सभी को अपना एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को जैसे इसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको कोई भी 4 करना है जो आप चाहो। सभी क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो इक्वल है, ये आप सभी को याद रखना है। और पेपर जो है आप वो किसी एक लैंग्वेज में ही, या तो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का आप क्या करेंगे, इसमें उपयोग करेंगे। किसी भी एक लैंग्वेज का आप क्या कर सकते हो, इसमें उपयोग कर सकते हो। यही 4 बात इसके अंदर यहाँ पर बताई गई है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें आपको करना है, डिस्कस करना है, जिसमें बताना है आप सभी को मेन चीज है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आपको स्कोप बताना है। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस मतलब तुलनात्मक राजनीति का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है और इसके क्या क्या कार्य क्षेत्र रहेंगे। सबसे पहली बात तो तुलनात्मक राजनीति, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में 100% पक्का बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि तुलनात्मक राजनीति आखिर होती क्या है, हम किसे कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। तो यहाँ पर जैसे हम भारत देश में रहते हैं और हम अपने भारत देश की तुलना यदि हम देखें, हम बहुत बार अमेरिका से, बहुत बार आप सभी देखते हैं हम यूके से, और बहुत बार हम देखते हैं विश्व की जो अदर वेरियस कंट्रीज है उन सभी के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जैसे हम देखते हैं फेडरलिज्म है, संघवाद है, जो कि आपको आगे पढ़ना भी है। भारत का संघवाद जो है वो अमेरिका के संघवाद से कैसे डिफरेंट है। जैसे इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडिया में एक कंट्री है, इंडिया भारत, और इसने अपने आप को क्या कर रखा है 28 स्टेट और इसके बाद में आप सभी के 8 यूनियन टेरिटरीज है, इसके अंदर अपने आप को डिवाइड कर रखा है। और इंडिया ने अपने आप के टुकड़े कर कर 2 स्तर पे या 2 से अधिक स्तर पे जो शासन व्यवस्था होती है वो संघवाद कहलाती है। भारत ने यहाँ पर अपने यहाँ पर 3 स्तर, सबसे पहले संघवाद में क्या देखोगे आप, भारत में आपका केंद्रीय स्तर है, केंद्रीय स्तर है, दूसरे नंबर पे आप सभी का राज्य स्तर है, और तीसरे नंबर पे आप सभी का क्या है, पंचायत। हालांकि हम इसके अंदर 2 मेन को मानते हैं, केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर। ठीक इसी प्रकार से संघवाद जो है इसके अंदर 2 बातें होती है। सबसे पहली बात, 2 या 2 से अधिक स्तर पे शासन होना चाहिए, सबसे पहली बात। और इसमें आपको इसका महत्व बताना है और दूसरा इसका कार्य क्षेत्र बताना है। तो कार्य क्षेत्र इसका क्या क्या है, तो हम इसके कार्य क्षेत्र के अंदर ये देखेंगे कि हमारे लिए क्यों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अंदर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो तुलनात्मक राजनीति जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने देश के अंदर मौजूद जो उस समय की वर्तमान शासन व्यवस्था है उसमें होने वाली जो कमियां हैं, एक तो उन कमियों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। दूसरा देश हमारे देश की शासन व्यवस्था से किस प्रकार से अच्छा है, इसके बारे में भी हमें यहाँ से पता चलता है। और तीसरी बात, ये बात कहें तो हमारे देश के अंदर ऐसे कौन कौन से परिवर्तन है जो होने चाहिए, जो दूसरे देश में हमें देखने को मिलते हैं और हमारे देश में देखने को नहीं मिलते। तो इस तरीके से पॉइंट आप सभी को इस वाले क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, आपको डिस्क्राइब करना है। इसमें डिस्क्राइब करना है, क्या डिस्क्राइब करना है, इसमें आपको एक तो इंडिया के यूनिटरी और दूसरा आपका जो है एक एकात्मक बोलता है जिसको हम बोलते हैं फेडरलिटी, है ना, फेडरल के बारे में। एक तो इंडियन की जो फीचर्स है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है
इसके बारे में एक तो एकात्मक लक्षण और दूसरा संघात्मक लक्षण, दोनों को बताना है। यानी आपने अभी देखा, मैंने आपको बताया था, अभी हम संघवाद को पढ़ने वाले हैं। संघवाद में हमने क्या देखा, एक संघवाद एक ऐसी देश की शासन व्यवस्था होती है जिसमें जिसमें दो या दो से दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक स्तर पर दो या दो से अधिक स्तर पर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर दो या दो से अधिक स्तर पर शासन व्यवस्था देखते हैं। शासन व्यवस्था, दो या दो से अधिक स्तर का मतलब क्या है कि जहां पर हम 2 और मोर लेवल्स को देखते हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम कई बार बोल देते हैं कि संघवाद नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि इंडिया के अंदर दो हर चीज में दोहरी चीज होनी चाहिए। जैसे भारत के अंदर एकहरी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है, पहली बात तो हम इसके अंदर हम बात करते हैं। दूसरी के अंदर एकात्मक एकात्मक न्यायपालिका है, न्यायपालिका है। सब भारत के अंदर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अलग नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो क्या है कि सभी कोर्ट्स की सुप्रीम है। यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि हर एक स्टेट में ओनली हमने हाई कोर्ट बना रखी है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे सुप्रीम है, वो सब पे कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले जो सबको मानने पड़ते हैं। एक हरी नागरिकता अमेरिका में, जैसे हर एक देश की आपको नागरिकता मिलती है अमेरिका के अंदर के, और साथ साथ पूरे अमेरिका की भी एक नागरिकता मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है अगर इंडिया से कंपैरिजन करते हैं। दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि जैसे कुछ और मेजर सेक्टर देखें, जैसे अगर मंत्री परिषद की बात करते हैं तो वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो भारत को क्या करती है, एक संघवादी देश बनाने पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। और कई बार हम देखते हैं कि भारत के अंदर शक्ति का विभाजन किया गया है, 3 वर्गों में विभाजन किया गया है। एक हम बोलते हैं संघ सूची है, एक आप सभी के राज्य सूची है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, और एक आपका कॉन्कर लिस्ट है जिसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची। इसको हम क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। ये सारी की सारी सूची हम इसके अंतर्गत देखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्र राज्य व्यवस्था की प्रकृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव बताओ। यानी आपको बताना है कि जो अलग अलग देश आज वर्ल्ड में आपको देखने को मिल रहा है, ये एग्जाम्पल हम प्यारे भारत से ही लेंगे, अपने देश से ही, किसी भी देश की आप शासन व्यवस्था से ले सकते हो। जैसे हम एग्जाम्पल किसका लेने वाले हैं, हम भारत का एग्जाम्पल लेने वाले। किसका एग्जाम्पल लेने वाले, भारत का। तो भारत के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई भारत के अंदर वैश्वीकरण के आने से भारत की राज्य व्यवस्था है जो काफी परिवर्तन हो गया। भारत के अंदर जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र में क्या होता था, जैसे इलेक्शन की बात करते हैं तो पहले इलेक्शन ओनली बैलेट पेपर्स पे होते थे, लेकिन आज के ज़माने में जो है हम देखते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका उपयोग, इसका यूज होते हुए हम दिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत के अंदर पहले जो है शासन व्यवस्था में बहुत सारी तकनीकें नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान समय में हम बहुत सारी तकनीकों का हम उपयोग देखते हैं। इन बहुत सारी तकनीकों का जो हम उपयोग देख रहे हैं, तो इन सारी तकनीकों को देखकर हमको ये अंदाजा लग पाता है, हम इजीली इसको समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत के अंदर आज जो है पहले रोजगार का जो मामला था, रोजगार का, ये पहले हमें फुल्ली किस पे डिपेंड होना पड़ता था, सरकार के ऊपर। लेकिन आज बहुत सारी वैश्वीकरण की वजह से प्राइवेट कंपनीज है वो देश में आ चुकी है। पहले हमें संचार यानी सूचनाओं के मामले में हमें आकाशवाणी, रेडियो या डीडी न्यूज़, इन सब की वजह से सिर्फ ओनली सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज वर्तमान समय में जो है वैश्वीकरण के दौर की वजह से बहुत सारी विदेशी कंपनी और देशी कंपनी है जो हमें क्या कर रही है, हमें सूचनाओं को, संचार को ईजिली पहुंचा रही है, और जो सरकारी तंत्र है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो पहले हमें नागरिकता चाहिए होती थी, सिटीजनशिप, तो हमें इस देश की सरकारों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में अगर आपके पास में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप किसी देश में, तो आपको भी क्या मिल जाती है, इजीली नागरिकता मिल जाती है। तो आप सभी को ये याद रखना है। तो वैश्वीकरण के आने से बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी जो स्थिति है उस स्थिति में हम लगातार परिवर्तन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई डेमोक्रेटिक जो है रेजिमीज हैंगे, यानी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके डेवलपमेंट स्टेट्स पे या विकसित राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उस पर टिप्पणी कीजिए। जैसे भारत जैसा देश है, तो भारत तो विकासशील देशों में आता है, तो भारत के अंदर हम देखते हैं चुनाव के अंदर जो है भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, सांप्रदायिक के आधार पे चुनाव के अंदर वोट मांगे जाते हैं। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर जो लोग हैंगे वो केवल चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसके अलावा
हमारे देश में डेमोक्रेसी या किसी भी मामले में हमें लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जिन लोगों को हमने चुन दिया है वही पूरी की पूरी व्यवस्था चलाते हैं। कई बारी अपने हिसाब से चलाते हैं, कई बारी अच्छी चीज़ें होती है, कई चीज़ें नहीं होती। जनता के पास इतना भी अवसर नहीं होता या इतना भी अधिकार, अगर हम कहें अधिकार तो है, लेकिन वो पूरी तरीके से उनका क्या नहीं कर पाते, विरोध नहीं कर पाते। तो कुल मिला के हमारे सामने कॉन्सेप्ट निकल के कौन सा आता है, कॉन्सेप्ट निकल के हमारे सामने ये आता है कि भाई विकसित देशों में भाई लोकतंत्र जो है वो बहुत मजबूत है, वहाँ की जनता जो एजुकेटेड है वो अपनी सरकार को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। लेकिन भारत जैसे देश में इसमें इन देशों में लोकतंत्र जो है वो है तो, लेकिन कमजोर लोकतंत्र में देखने को मिलता है। अगला है एक दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता। अब यहाँ पर आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक तो एक दल है, दूसरा आप सभी को पढ़ना है द्विदल, द्विदल या आप उसको 2 दल भी कह सकते हो। तीसरी बात करें अगर हम, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, और ये तीसरा है एक आप सभी को बहुदल, बहुदलीय व्यवस्था। तो इसके बारे में मैं वैसे डिटेल से चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको लोगों को बता दूं कि एक दलीय व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें वहां पर जो पूरी की पूरी देश की शासन व्यवस्था है वो किसी एक राजनीतिक पार्टी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक ही राजनीतिक पार्टी को महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे चीन के अंदर समाजवादी पार्टी जो है, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो मुख्य भूमिका निभाती है। 2 दलीय व्यवस्था ऐसे देशों में होती है जहाँ पर 2 दल ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे ब्रिटेन में, जैसे अमेरिका में। हालांकि ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था, लेकिन पिछले 100 सालों में अगर हम बात करें तो वहाँ पर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, और ऐसे अमेरिका में भी अगर हम देखें तो 2 दलीय व्यवस्था ही देखने को मिलती है। लेकिन भारत जैसे देश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप सब कहेंगे कि भारत जैसे देश में बहुदलीय व्यवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से अनुसार एक या किसी 2 दल को नहीं बल्कि जितने मर्जी उसके सामने ऑप्शन होंगे वो सभी को चुन सकता है। यहाँ पर हम बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ और बातों का भी रुख करेंगे, यहाँ पर हम और चीज़ों को भी समझेंगे। इसमें हमको एक चीज़ ये भी बताया गया है कि जो 2 दलीय व्यवस्था है इसके अंदर अधिकतर हम बैलेंस देखते हैं कि पावर संतुल्य होता है। अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो अगली बार शासन में इसको चुन लिया जाएगा, ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो इसको चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों काम नहीं करेगी तो फिर किसको चुनेंगे, फिर तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे समय में फिर हमको बहुदलीय व्यवस्था में अच्छी लगती है। एक दलीय व्यवस्था अच्छी इसलिए नहीं मिलती, या कहते हैं अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी एक राजनीतिक पार्टी का ही पूरी तरीके से डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कनाडा के संघीय ढांचे को आपको बताना है। जैसे भारत और जो कनाडा है, इन दोनों का जो फेडरल सिस्टम है वो काफी हद तक मैच करता है। जैसे भारत के अंदर जो उच्च सदन है भारत का जो उच्च सदन है, आप सभी को पता है भारत में 2 सदन है, एक उच्च सदन है और एक आपका निम्न सदन है। उच्च सदन जो है इसे क्या बोलते हैं हम, राज्यसभा। और जो निम्न सदन है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लोकसभा भारत के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कनाडा में तो यहाँ पर उच्च सदन को क्या कहा जाता है, सीनेट। दोनों देशों में कॉमन ये है कि दोनों देशों में कि रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं राज्यसभा के अंदर या सीनेट के अंदर, वहाँ की जो उच्च सदन है उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं, मतलब संख्या फिक्स नहीं है। किसी क्षेत्र से ज्यादा चुने जाते हैं, किसी क्षेत्र से कम। जैसे लोकसभा के अंदर अगर हम देखें तो उसके इलेक्शन को हम इजीली समझ सकते हैं, राज्यसभा को देखें ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहां पर लोकसभा के अंदर अगर कहीं इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के चुनाव के इलेक्शन होते हैं, तो जिन क्षेत्रों में अधिक पॉपुलेशन रहती है वहां पर सीटें ज्यादा होती है, जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन होती है उस स्टेट में कम होती है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे भी के लिए, चीन के एकात्मक शासन व्यवस्था जो है आपको इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी मुख्य विशेषता बतानी। एकात्मक शासन व्यवस्था, यहाँ पर एक 1 पार्टी सिस्टम है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रखा है तो आप ये भी कर सकते हो। आगे हम इसके बारे में भी डीप से चर्चा करेंगे। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें आपको किसी 2 पे टिप्पणी करनी है। मीन यहाँ पर आपको कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब है आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें से आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो। 2 पॉइंट आपको करने ही करने। जैसे आपको आपने पक्का है वैश्वीकरण के बारे में पक्का सुना होगा, तो आप लोग ये करना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हम शॉर्ट नोट बोलते हैं इसको टिप्पणी करने को, तो इसको अटेंड पेपर में जरूर करिए, क्योंकि इससे आपको अधिक मार्क्स मिलते हैं। ध्यान रखना आप सभी को, इसमें मार्क्स मिलने का फायदा ज्यादा होता है। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो 75 मार्क्स का आपने पेपर देखा, हालांकि 16 वाले जो बच्चे होते हैं उनका पूरा 100 मार्क्स का पेपर माना जाएगा, क्योंकि अब आप सभी का 16 वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे, आपका 75 मार्क्स का पेपर माना जाएगा। तो 75 मार्क्स का क्यों माना जाएगा, क्योंकि पहले असेसमेंट नहीं होते थे, अब तो होने लगे। तो 75 मार्क्स में से अगर 4 क्वेश्चन आपको करने हैं तो एक क्वेश्चन लगभग अगर आप वेटेज निकालोगे भी
तो एक क्वेश्चन लगभग लगभग आप सभी का समथिंग कुछ बनेगा। तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। 18 मार्क्स के क्वेश्चन की वजह से अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन करते हो 18 मार्क्स का, तो आपको उसमें से मैक्सिमम आपको 10 मिल जाते हैं। आपको मैं बता दूं 11 मिल जाते हैं, 12 इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट किया, एक तो उसमें कम लिखना पड़ता है, दूसरी बात एक क्वेश्चन 9 नंबर का होता है, तो कम लिखने की वजह से आप लोगों ने कम भी लिखा, तो आपको अगर इंप्रेशन अच्छा पड़ा तो इसमें आपको 9 में से कम 7 6, नहीं तो इजीली 6 तो मिल ही जाता है, 7 8 मिल जाएगा। और दूसरे में भी आपको अगर 7 8 मिला, देखो यहाँ 14 मार्क्स पहुंच गए 19 में से, और यहाँ पर 8 मिले तो 16 पहुंच गए 19 में, जहाँ आपको 12 पे ये लोग रोक देते थे। तो यहाँ पर एक है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जैसे इसमें देखो घुमा के हिंदी में लिखा है अग्री विजेता। इसे पेपर में ऐसे पूछना चाहिए था, जो सबसे आगे, जो सबसे आगे ये आप सभी को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के आता है। वैश्वीकरण के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। कांग्रेस प्रणाली क्या है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैश्वीकरण क्या है इसके बारे में वीडियो बना रखी है, अगर वहां से देखना चाहो तो वहां से आप देख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सत्तावादी शासन, यानी ये वो होती है सत्तावादी शासन जहाँ पर एक तरीके से आप सभी का तानाशाह होता है। तो इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस तरह की वीडियो को पसंद करेंगे, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अधिक से अधिक मिनटों तक हमारे चैनल को शेयर भी करेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।